स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में जो क्वेश्चन पूछा गया था 5 फरवरी 2017 को, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार एसएससी में जो वैकेंसी आया है, करीब 12,000 वैकेंसी आया है, उस फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि आपको रणनीति बनाना चाहिए कि बिहार एसएससी निकलेगा कैसे। अगर फॉर्म भरने से सिर्फ आपको एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है और सिर्फ तैयारी करने से भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको किस तरह से तैयारी करना है उसको आपको पहले जानना पड़ेगा कि क्या पढ़ा जाए बिहार एसएससी में, ताकि उसी लेवल में क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बिहार एसएससी का अगर लेवल जानना चाहते हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाइए। बिहार एसएससी में जो पूछा गया है पिछले 5 साल का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने से होगा क्या कि बिहार एसएससी का लेवल पता चल जाएगा कि बिहार एसएससी में क्वेश्चन किस टाइप पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिहार एसएससी का क्या लेवल है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीके जीएस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसका आपको लेवल पता चल जाएगा। और जब भी आपको लेवल पता चल जाएगा तो आप उस लेवल में तैयारी कीजिएगा, तभी निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी में जो 150 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग का होगा और 25 क्वेश्चन इधर मैथ का होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा और 25 क्वेश्चन मैथ का होगा। इधर अगर आप बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन जो है जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है आपको जीके से क्वेश्चन पूछेगा और 25 क्वेश्चन जो है साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 75 क्वेश्चन जीके जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इधर जो कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको एक चीज़ और जानकारी आंकड़ा होना चाहिए। देखिए, बिहार के स्टूडेंट को रीजनिंग और मैथ काफ़ी अच्छा रहता है, तो रीजनिंग मैथ जो है अधिकतर स्टूडेंट से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार एसएससी में जो कोई टफ रीजनिंग और मैथ नहीं पूछता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी रहता है, तो रीजनिंग मैथ में गलती होने की संभावना भी कम रहता है, ठीक है। देखिए, तो ये जो है रीजनिंग मैथ से सिर्फ रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट जो आएगा आपको जीके और जीएस से रिजल्ट आएगा। यानी कि जो 50 क्वेश्चन जीके से पूछता है और 25 क्वेश्चन जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पिछला क्वेश्चन जब बनाइएगा प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको पता चल जाएगा 25 क्वेश्चन से ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब जैसे 30-35 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर जीएस और जीके को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, अगर इसको अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको अगर सिलेबस अनुसार अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम बिहार एसएससी 2023 में जो वैकेंसी निकला है वो आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है, तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाने से होगा क्या आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह से जीके जीएस और चाहे रीजनिंग मैथ क्वेश्चन पूछता है, तो उसी लेवल में आप तैयारी कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कमी कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट में आपको तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वो भी आपको पता चलेगा पिछले साल का क्वेश्चन बनाने से। तो आज हम लोग इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, 5 फरवरी 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी इंटरमीडिएट वाले जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, इसका आंसर बताइए। तो ये आपको देशमुख होगा। कौन होगा? देशमुख, ठीक है। ये देशमुख जो है से कब नियुक्ति इनको किया गया था, तो 1943 ईस्वी में। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में इनको नियुक्ति किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है देशमुख जो है, इनका जो सीडी देशमुख जो है, ये आपको जो है से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? तो 1950 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक ये मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ठीक है। अब कौन सा मंत्रिमंडल रह चुके हैं, मतलब कौन सा मंत्री रह चुके हैं? तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कौन मंत्री रह चुके हैं? तो ये जो है आपको भारत का वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कब तक रह चुके हैं? तो 1950 से लेकर 1956 ईस्वी तक ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इससे पहले ये 1943 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी कौन है ये बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी 2023 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राज्यपाल कौन है? यानी 2023 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राज्यपाल जो है आपको शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कैमा राज्यपाल है? ये 25वां राज्यपाल है, ठीक है। 25वां राज्यपाल कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का जो चिन्ह है
का साइन डिजाइन किया था वो यहाँ पढ़ रहा था। बताइए ये रुपया का जो साइन जो चिन्ह है वो किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? तो किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? तो आईआईटी बम्बई में पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? आईआईटी बम्बई में पढ़ाई कर रहे थे। ये जो है रुपया का जो साइन जो ये डिजाइन किए थे ये किस कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे? तो आईआईटी बम्बई। अच्छा, इनका नाम क्या है इसका बताइए। इनका नाम क्या है? तो उदय कुमार नाम है। क्या है? उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार अभी क्या कर रहे हैं? तो उदय कुमार अभी जो है अब गुवाहाटी आईआईटी में जो है प्रोफेसर है। ठीक है, गुवाहाटी आईआईटी में अभी प्रोफेसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बैंक से संबंधित भी है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है ये बताइए। ये जो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है तो कहाँ पर है? ये आपको देवास में है। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में। अच्छा, देवास कहाँ पर है? तो एमपी में है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में देवास है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए ये जो देवास में जो है नोट प्रेस है, नोट छापने वाला प्रेस है, वो कब उसका जो है स्थापित किया गया था उस कारखाना को? तो 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और जिसके बारे में सोचा कब गया था? तो इसके बारे में सोचा जो कल्पना जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसकी कल्पना किया गया था और 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था बैंक नोट में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये एमपी में है। एमपी में कहाँ पर? देवास जगह पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन नहीं है? ये बताइए जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन नहीं है, यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन है जिसमें जनसंख्या बहुत कम है? तो तमिलनाडु होगा। कौन होगा? तमिलनाडु। ठीक है, 1 नंबर पर स्थान किसका है? जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि 2011 में जब जनगणना हुआ था, 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा इसमें कितना परसेंट जनसंख्या है? तो इसमें 16 पॉइंट कितना है? 16.49% जनसंख्या है। ठीक है, 16.49% जनसंख्या है। दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो दूसरा नंबर पर जो है आपको महाराष्ट्र आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जनसंख्या कितना है? तो 9.28% महाराष्ट्र में जनसंख्या है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में कौन आता है? तो तीसरा नंबर में जो है पश्चिम बंगाल आता है जो कि 8.58% जनसंख्या कितना है? 8.58% जो है पश्चिम यानी कि वेस्ट बंगाल में जनसंख्या। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु क्या नंबर स्थान आ जाता है? जनसंख्या के अनुसार जो है तमिलनाडु 6ठा स्थान आता है। ठीक है, तमिलनाडु जो जनसंख्या के अनुसार 6वां राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 5 कहता है इसका प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, यानी कि कौन सा एक राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये बताइए जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कौन ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार होगा। ठीक है, बिहार जो है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा इसके बारे में और बताते हैं। ये बताइए 2011 के अनुसार जो है इसकी जनसंख्या घनत्व कितना? ये बताइए 2011 के अनुसार जो इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102। ठीक है, 1100 जो है 2 प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में जो है 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा स्थान कौन? ये बताइए। दूसरा स्थान जो है आपको पश्चिम बंगाल है। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल, यानी कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दूसरा स्थान कौन है? पश्चिम बंगाल। इसमें कितना लोग रहते हैं? तो 1029। ठीक है, 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में जो है ये आपको 1029 लोग रहते हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? तो दिल्ली में। इसको भी ध्यान रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है? ये बताइए भारत में सुपर कंप्यूटर जो विकसित किया गया उसका नाम क्या है? इसका जवाब दीजिए। ये आपको जो है परम सरिता है। क्या है? परम सरिता। ठीक है, ये कब विकसित किया गया? तो ये जो है 1 जुलाई 1991 में किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1991 ईस्वी में इसकी लॉन्चिंग किया गया। ठीक है, नंबर 7 कहता है भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ? ये 2012 में हुआ। कब हुआ? 2012 में। कौन कंपनी सबसे पहले किया? तो एयरटेल किया। कौन किया? एयरटेल। इसको भी ध्यान रखना है, सबसे पहले जो एयरटेल जो है ये 4G सेवा आरंभ किया था। ठीक है, और कब किया? तो 2012 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्यांक सूचांक क्या है? बताइए। यूके यानी कि ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम्स को नाम है। यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी कि इसको ब्रिटेन को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
तो यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्यांक सूचांक क्या है, तो ये आपको जो होगा FTSE 100, क्या होगा FTSE 100, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताइए। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, तो मालवीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो मालवीय को, यानी कि मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, इनकी पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, ये बताइए। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये आपको जो है न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। ये कीवी जो चिड़िया है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में जो है ये कीवी चिड़िया पाई जाती है, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें, कीवी चिड़िया उड़ती नहीं है, उसके मतलब ये आकाश में नहीं उड़ती, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है वो देख लीजिए। अच्छा, मुद्रा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पिछले बार के क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बनाए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें डिस्कस किए, उसमें भी मुद्रा क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ये बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियल है। क्या है, रियल, ठीक है। रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है, ये बताइए। महलों का जो शहर कहलाता है कौन कहलाता है, तो कोलकाता कहलाता है, ठीक है। महलों का शहर कौन कहलाता है, तो कोलकाता कहलाता है, ठीक है। और ब्रिटिश काल में ये कोलकाता जो था ब्रिटिश काल में जो भारत का राजधानी था, ठीक है। अच्छा, कब राजधानी था, तो 1911 से पहले, ठीक है। 1911 तक जो है कोलकाता जो है भारत का राजधानी था, ठीक है, ब्रिटिश काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, ये बताइए। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो विजय माल्या को, ठीक है। विजय माल्या को जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने ज़िंदगी में और काफ़ी आगे तक बढ़े, काफ़ी अपनी कंपनी को काफ़ी आगे तक ले गए, लेकिन इनको विलासितापूर्ण के कारण जो है इनका पूरा कंपनी खत्म हो गया। यानी कि अय्याशी काफ़ी किए, है ना। इनको किंग्स ऑफ गुड्स टाइम के रूप में भी जाना जाता था इनको, है ना। तो काफ़ी अच्छे भी थे और कुछ गलत संगत के कारण इन्होंने पूरा बर्बाद हो गए, ठीक है। तो कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, ये बताइए कौन थी, तो हर्षा थी। कौन थी, हर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ये बताइए। इंडियन एयरलाइंस की जो प्रथम महिला पायलट कौन थी, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो थी आपको दुर्गा बनर्जी थी। कौन थी, दुर्गा बनर्जी। कब बनी, तो 1956 में, ठीक है। 1956 में इन्होंने महिला प्रथम पायलट बनी थी। महिला में प्रथम पायलट यही बने थे और किस कंपनी में बनी थी, इंडियन एयरलाइंस से बनी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी, यानी कि बैंक से बाहर जाकर घर घर जाकर बैंक का सर्विस देने का कौन बैंक काम किया, तो ICICI बैंक। कौन बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। चलिए अगला, ये कब किए थे, ये 2016 में ये अभियान शुरू किया था, ठीक है। ये अभियान कब स्टार्ट किया गया था, तो 2016 में, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए। वह लेखक कौन है जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये आपको जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था, ठीक है। अच्छा, बिहार में कहाँ हुआ था, तो ये आपको अररिया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, अररिया जिला में, ठीक है। अच्छा, अररिया जिला में किस गांव में हुआ था, इसका नाम बताइए। किस गांव में हुआ था, तो अररिया जिला के हिंगना गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, हिंगना गांव में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में जो है हिंगना गांव के अररिया जिला में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन है, बताइए। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या कहता है कि पद्मावत को लिखने वाले कौन थे, ये बताइए। पद्मावत को लिखने वाले कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो जयासी थे, ठीक है। कौन थे, जयासी, ठीक है। कब लिखे थे, तो ये 1540 ईस्वी में। कब लिखे थे, 1540 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक कौन है, ये बताइए। गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन है। कौन है, जॉर्ज मार्टिन, ठीक है।
ये कब कब लिखा गया था? तो 1996 में लिखा गया था। ठीक है, 1996 में जो है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है ये बताइए? हैं रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये कब लिखे थे? तो 2007 में लिखे थे। कब लिखे थे इसको भी ध्यान रखना है, कब लिखा गया, कौन लिखा, किसने लिखा, इस सबको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। कब लिखे थे? 2007 में लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसके जेल का एक कमरा एक पर्यटक स्थल है? बताइए किसके, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा वीर है जिस जेल में वो रहे हैं वो पर्यटक स्थल बन गया, ये बताइए। तो वो कौन है? तो जो हैं आपको वीर सावरकर हैं। कौन है? वीर सावरकर। ठीक है, ये कहाँ जेल है? तो अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्यों ये जो है क्यों पर्यटक स्थल बन गया? क्योंकि इनका का नाम है वीर सावरकर जो है कवि थे। ठीक है, और इनको कॉपी कलम नहीं दिया गया था, और कॉपी कलम नहीं देने के कारण जो है ये पूरा दीवार पर जो है से कांटा और पत्थर से पूरा कविता लिख दी है ना। तो इसी के वजह से ये पर्यटक स्थल बन गया। ठीक है, चलिए जो है 8 द रेट चीन जो कौन चुने थे इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको है रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन। ठीक है, और ये कब चुने थे? तो 1971 ईस्वी में। कब चुने थे? 1971 के। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये बताइए अमर्त्य सेन को जो किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 1998 में मिला। कब मिला? 1998 में मिला। ठीक है, क्यों मिला? ये जो है सामाजिक कल्याण किए थे, सामाजिक कल्याण के लिए जो अर्थशास्त्र का इनको अर्थशास्त्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए और इनको एक चीज़ और बता देते हैं कि अमर्त्य सेन को जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, आइए भारत रत्न कब मिला है? तो 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला 27 कहता है छौ बिहार के अंतरिक्त किस राज्य में भी लोक नृत्य है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल होगा। कौन होगा? ये पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, नंबर 28 कहता है बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ये जो बिस्मिल्लाह खान जो है किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा शहनाई। शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। ठीक है, शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। और ये बताइए सितार कौन बजाते थे? ये बताइए सितार कौन बजाते थे? कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ? ये बताइए कौन सा गायन जो है, कौन सा गाना जो है नवाब वाजिद अली के दरबार में शुरू हुआ था? तो ठुमरी शुरू हुआ। तो कौन हुआ था? ठुमरी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 30 कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो ये आपको स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और एक और थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर जो है सो ये स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। अच्छा कब किए थे, किस ईस्वी में किए थे? तो 9 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है, 9 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है 9 जनवरी 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखी जाती? ये बताइए कौन सा ऐसा लेखक है जो कि अंग्रेजी में नहीं लिखकर इटालियन में लिखा करते थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये झुम्पा लाहिड़ी। कौन थे? झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी जो है ये अंग्रेजी में नहीं लिखकर किस भाषा में लिखते थे? इटालियन भाषा में लिखते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 32 उनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ का जो है किसका आत्मकथा? ये बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है किसका आत्मकथा है? तो युवराज सिंह। किसका? युवराज सिंह का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था इसका भी बता दीजिए कि 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च जो है 2013 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था लॉन्च? 19 मार्च 2013 में जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्च किया गया था, जो कि युवराज सिंह का आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? ये जो कर्क रेखा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका जवाब दीजिए।
तो ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। और किन किन राज्य से गुजरती है? तो आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, आपको राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो गया यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। ये 8 राज्य से जो है ये आपको कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताइए, मकर रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो मकर रेखा जो है भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा जो है भारत के किसी राज्य से होकर नहीं गुजरती, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक और रेखा है, रेखा तो कई सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट बता देते हैं। मानक रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है और कितने राज्य से होकर गुजरती है? बताइए मानक रेखा जो किस राज्य से होकर गुजरती है और कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो मानक रेखा जो है आपको 5 राज्य से गुजरती है, ठीक है। मानक रेखा जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। और किन किन राज्य से गुजरती है? तो ये आपको बता दें, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि 5 ऐसा स्टेट है जो कि आपको मानक रेखा गुजरती है उस राज्य से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता उसको पढ़िए, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में है उसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो पदा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो राज्य की नीति निर्देश करने वाले तथ्य का उल्लेख करता है? बताइए कौन करता है? तो ये आपको जो है भाग 4 करता है, ठीक है। भाग 4 जो है, भाग 4 में जो नीति निर्देश करने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है? बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जिसमें भाषा का उल्लेख करता है? तो अनुसूची कौन है? तो अनुसूची जो 8 अनुसूची है। कौन अनुसूची है? तो 8 अनुसूची, ठीक है। और ये बताइए 8 अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है, ठीक है। 22 भाषा को जो 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया है। पहले कितने भाषा का मान्यता दिया गया था? तो पहले तो 14 भाषा का मान्यता दिया गया था, ठीक है। अभी जो है 22 भाषा का मान्यता दिया गया है, ठीक है। 37 कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? बताइए ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने हैं, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो कितने वर्ष तक बने थे? तो ये 12 वर्ष तक बने थे। कितने वर्ष तक बने थे? 12 वर्ष, ठीक है। कब से कब तक ये बता दीजिए। तो 26 जनवरी से लेकर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 लिखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर टू, है ना, कब तक बने? आपको 14 मई, ठीक है, सॉरी 14 मई 1962 तक, ठीक है, 1962 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1900 तक, ठीक है। 26 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक राष्ट्रपति बने। ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे, ठीक है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ के थे? तो बिहार के थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया? ये बताइए, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो ये पद्धति किस देश से लिया गया? इसका जवाब दीजिए। तो ये जो आयरलैंड से लिया, कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? ये बताइए राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्य का मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य को। और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 10 को, ठीक है। राज्य में 10 का और लोकसभा में 2 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की?
तो कौन किए थे? तो ये आपको जो है जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। कब किए थे? 1950 में किए थे। ठीक है, चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? ये बताइए कौन है? कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ये चारों में से होगा म्यांमार। ठीक है, ये चारों में से कौन होगा? म्यांमार जो है भारत के साथ इसके कंपेयर में सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ठीक है, अच्छा कितना बांटता है ये बताइए, ये कितना बांटता है? तो 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1643 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चीन कितना बांटता है ये बताइए? चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान कितना बांटता है? इसका जवाब दीजिए। तो चीन जो है आपको कितना बांटता है? चीन जो है, यानी कि चीन जो है 3488 किलोमीटर जो है ये भारत के स्थलीय सीमा को बांटता है। ठीक है, और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो है 4096 जो है 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के स्थलीय सीमा को बांटता है। 3323 किलोमीटर जो है भारत के साथ पाकिस्तान स्थलीय सीमा बांटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 42 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेश पर्यवेक्षक निवेश की सीमा क्या है बताइए? तो ये 100%, 100% जो है से निवेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है? बताइए, विषमता ज्ञात करती है कौन सा होगा? तो ये लॉरेंज वक्र होगा। कौन होगा? लॉरेंज वक्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 44 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब स्टार्ट किया गया था? ये बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है योजना कब शुरू किया गया था? तो ये आपको जो है 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2001 में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू किया गया था, यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 45 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे? ये बताइए, पीली क्रांति का जो संबंध है, पीली क्रांति का जो संबंध है किससे है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। ठीक है, तिलहन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। और मछली क्रांति को क्या कहते हैं? तो नील क्रांति कहा जाता है। ठीक है, उस तरह से क्रांति का ये बारे में थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। मछली क्रांति को क्या कहते हैं? तो नील क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तिलहन क्रांति को क्या बोलते हैं? तो पीली क्रांति बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात होता है? जो भारत में जो उत्पाद किया जाता है कॉफ़ी, कितने % भारत से बाहर जाता है? तो 70%। कितना %? 70%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। ये बताइए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसकी सहायता से गया? तो ये आपको जो हो जाएगा इंग्लैंड की सहायता से। ठीक है, दुर्गापुर में जो इस्पात कारखाना बना था ये किसकी सहायता से बना था? तो इंग्लैंड की सहायता से बना था। ठीक है, और कब बना था ये बता दीजिए। तो 1955 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1955 ईस्वी में जो है इंग्लैंड की सहायता से इस्पात कारखाना दुर्गापुर में बना था। ठीक है, 48 कहता है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? ये बताइए, किस वर्ष के बजट में जो है जीएसटी का जो उल्लेख प्रथम बार किया गया था? तो 2006 से 7 में। ठीक है, 2006 से 7 के बीच में जो है जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? ये बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने से पहले क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? ये बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 27 जनवरी 1921 ईस्वी को। कब हुआ? 27 जनवरी 1921 ईस्वी को। ठीक है, 27 जनवरी 1921 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये आपको भारतीय स्टेट बैंक कब बना? तो ये 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसको नाम बदल कर जो है से भारतीय स्टेट बैंक किया गया। कब किया गया? 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं। बताइए हम किस योजना के मध्य हैं? तो ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य है। ठीक है, अब जो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया है, अब पंचवर्षीय योजना क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बिहार एसएससी के बारे में पढ़ाई करना है, यानी कि बिहार एसएससी के बारे में पिछले साल के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह बिहार एसएससी और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो रहा है तो इसको पिछला साल का क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किया जाता है, तो आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट